हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का चैप्टर 9 जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्टार्ट करेंगे। एंड पिछले वीडियो में हमने जिस तरीके से चैप्टर 8 की सॉल्यूशंस को कवर कर दिया था, एंड आई होप कि आपको अच्छे से हर एक MCQs और मेंस के क्वेश्चंस के या सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये तो एक मोरल ऑब्लिगेशंस है जिसे हर एक सिटीजन्स को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की क्या ज़रूरत। बट हम देखेंगे बाद में जो है कैसे कैसे जब एक कमेटी फॉर्म होगी जो है स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने बेसिकली रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरीके की ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप देखेंगे इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में रिकमेंड किया था। क्या था कैसा था वो हम बाद में देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि क्योंकि उन्होंने रिकमेंड किया इसलिए हम देखते हैं बाद में जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 से 77 के टाइम, तब हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, और इसको ऐड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। एंड बाद में हम देखते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया। यानी आज की डेट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो आपको याद होगा कि जो ईस्ट वाइल USSR यानी रशिया से पहले जो पहले USSR होता था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, इसलिए उसी चीज़ से इंस्पायर होकर हमने भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पार्ट 4A में हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा है। आर्टिकल 51A में आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। तो अब सबसे पहले करके हर एक फंडामेंटल ड्यूटी को समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम सभी को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है एंड रिस्पेक्ट करना है आइडियल्स को एंड इंस्टीट्यूशंस को, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो भी संविधान है जो बनाया हुआ है जिससे हम सुप्रीम मानते हैं सबसे ज़्यादा, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है और अपना जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो ये तो अगर ये चीज़ लिखी भी नहीं होती तो हर एक देश के नागरिक का सबसे बड़ा यही एक ड्यूटी होती है कि वो अपने देश के नेशनल फ्लैग और एंथम के हमेशा रिस्पेक्ट करें। बट आप देखते हो कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग होते हैं जो इसको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस दिन के लिए ही हमने हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस दिया था। और क्योंकि अब ये फंडामेंटल एक ड्यूटी बन गई है तो हर एक सिटीजन्स के ऊपर ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इसको फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है टू चेरिश करना एंड फॉलो करना है नोबल आइडियाज़ को दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी वो आइडियाज़, ठीक है, जो बेसिकली उन आइडियाज़ जिन्होंने इंस्पायर किया था नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को। यानी आज की डेट में जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके जो आइडियाज़ थे, उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं उनको हमें बेसिकली सम्मान करना है उनको। ठीक है, चेरिश करना है और हमेशा अपने हमें हमेशा उनको याद रखना है। ठीक है, तो आज की डेट में देखोगे हम बहुत से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक हमने दिन सेलिब्रेट कर रखा है। जैसे महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, जयंती है, वैसे आप देख सकते हो जो हमारे बॉस हैं उनकी जयंती है। तो ये सारे दिन जो स्पेसिफाई कर रखे हैं हमारे पूरे साल में उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर दिन के तहत हम कोशिश करते हैं कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे कि इन्होंने किस तरीके से सेक्रीफाइस किया था और कैसे हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। नेक्स्ट है कि अपहोल्ड करना है एंड प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी ये देश की नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखें। यानी कुछ भी ऐसा ना करें जिससे इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट है कि हमें डिफेंड करना है कंट्री को एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो नॉर्मली देखा जाता है कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे रह के हमारी कंट्री को डिफेंड करते हैं कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन जब भी आता है। बट कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब, क्योंकि हम सब जिस देश के नागरिक हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नेशनल सर्विस के लिए जाएं। यानी जब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा कि आपको अपने देश को डिफेंड करने के लिए नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम सब की ड्यूटी है कि हम बिना सोचे समझे इस चीज़ के लिए जाएं। और क्योंकि हम जानते हैं जब भी नेशनल सर्विस की बात आती है तो वहाँ पे आपको उसके बदले में कुछ पे नहीं किया जाता, बिकॉज ये हर एक पर्सन की ड्यूटी है कि वो नेशनल सर्विस दे जब भी उसको बुलाया जाए। नेक्स्ट ड्यूटी है कि हमें प्रमोट करना है हारमोनी को, ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। यानी जो भाईचारे की जो बेसिकली हमारी फीलिंग है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसकेडिंग रिलीजियस, चाहे वो रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली एंड रीजनली और सेक्शनली डाइवर्सिटी क्यों ना हो, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एक इंडियन है, उसके बाद हम अपने आप को एक पर्टिकुलर रिलीजन का, एक पर्टिकुलर सेक्शन का जो है डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो इंडिया की जो बेसिकली इंडिया में जो ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको बनाए रखना जो है भारतीयों हम सिटीजन्स की बेसिकली ड्यूटी बनती है। साथ ही समय हमें बेसिकली जो भी डिग्निटी है वुमेन की उसको भी बनाए रखना है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो वुमेन है काफ़ी ज़्यादा
इन्फीरियर माना जाता है वुमेन को। एंड काफ़ी टाइम से हम देखते हैं पास्ट में भी कितने सारा हरासमेंट बेसिकली वुमेन का किया जाता था। तो हम सबकी ड्यूटी है कि अगर हमें कहीं भी कोई भी वुमेन कभी भी खतरे में दिखे या फिर उसके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम उसकी डिग्निटी का ख्याल रखें, उसको सेव करें, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूटी बोला है कि हमें वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी जो हमारे कंट्री का जो भी कल्चर है, जो भी हेरिटेज है, चाहे वो फेस्टिवल्स देख लो, जो हर एक स्टेट में आपके देखने रीजनल फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, एंड जो भी पूजा परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, तो उन सबको प्रिजर्व करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ हमारी ड्यूटी ये भी है कि हमें प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे कि आपका फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। यानी आज की डेट में जब आप देखते हो कि मतलब कोई भी पोल्यूशन फैला रहा है, कुछ भी कूड़ा कचरा जला रहा है, कहीं फॉरेस्ट में आग लगा रहा है, रिवर्स को गंदा कर रहे हैं, उसमें बेसिकली कचरा वचरा फेंक के, तो कहीं ना कहीं हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन्वायरमेंट के साथ साथ जो है इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें और अपने जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके प्रति कंपैशन शो करें, उनको बेसिकली हर्ट ना करें, उन्हें किसी तरीके से तकलीफ ना दें, उनके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। अगर आप किसी को बचा नहीं सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो आपको उन्हें हार्म करने का भी हक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो जितना हो सके हमें साइंटिफिक टेम्पर अपना डेवलप करना है। कोई भी चीज़ हो उसको इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना कि वो काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है, नो, अपना साइंटिफिक टेम्पर इंक्रीज़ करना। अगर वो चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, उसके पीछे का रीजंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक मॉडर्न सोसाइटी के अंदर एक ह्यूमन बींग किस तरीके से रहना चाहिए, उसकी सोच कैसे होनी चाहिए, बेसिकली डिपेंड करता है कि उसका साइंटिफिक टेम्पर कैसा है। अगर एक मॉडर्न सोसाइटी में जो लोग हैं, अगर वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करे, उसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। आज भी हम देख सकते हैं हमारा जो साइंस है उसने कितनी सारी चीज़ों को जो है बेसिकली बताया, उसके पीछे का रीज़न क्या नहीं। तो पुराने टाइम पे लोग बस एक परंपराएं या फिर धारणाएं चली आ रही थी कि ये चीज़ ऐसे होती है तो होती रहेंगी, नो। आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज़ के पीछे का हमें रीज़न पता है कि अगर मतलब अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके पीछे का कौन सी फोर्स है जो लग रही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह का साइंटिफिक टेम्पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड ह्यूमैनिज्म, आपको ह्यूमैनिटी बेसिकली डेवलप करनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो है हम अच्छे से व्यवहार करें, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है कि सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिकली गवर्नमेंट की है, उन प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से सेफगार्ड करना है। और जो है वॉयलेंस के दौरान आप देखते हो सबसे पहले लोग जो है सरकारी घरों को, गाड़ियों को, सबसे ज़्यादा इन्हीं को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आती है। तो ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको तोड़ें नहीं बल्कि उसको सेफगार्ड करें। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कहती है टू स्ट्राइव करना है टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट दी नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट, यानी हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम कुछ भी ऐसा तरक्की करें, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम करें जिससे हमारा जो नेशन है वो हमेशा हायर लेवल तक पहुंचना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट वो हासिल करें, ठीक है। यानी अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने देश को प्राउड फील करने के लिए, उससे आगे ले जाने के लिए, आज हम डेवलपिंग कंट्री कहलाए जाते हैं, तो हम सबकी ड्यूटी है कि हम इस तरीके से अपने देश को डेवलप करें कि वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड नेशन है उसकी गिनती में हम होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देश का कर्तव्य नहीं है कि वो हम इंसानों को आगे लेके जाए, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को आगे लेके जाएं। और वो तभी हो सकता है जब अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स करें, अच्छे अच्छे रिसर्च वर्क करें, अपने ऐसे काम करें जिससे हमारा देश जो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे बेसिकली जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें डाला गया था। एंड जो लास्ट हम देख रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किए गए हैं, जिसमें बोला गया है कि टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, यानी पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है। यानी एज 6 से लेकर 14 ईयर्स तक में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दिलवाना एक पेरेंट्स का कर्तव्य है। यानी कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे आप जाओगे रूरल एरियाज़ में, वो अपने बच्चों को जो है मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए दे देते हैं या फिर किसी ढाबे में भेज देते हैं कि घर में थोड़ा बहुत पैसा आएगा। बट कहीं ना कहीं इसलिए इसको ऐड किया गया है ताकि ये पेरेंट्स की ड्यूटी एक तरह से फॉर्म करे कि वो अपने बच्चों से काम ना करवा के इस एज में जो है उन्हें एजुकेशन दिलवाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लिया। अब सबसे पहले ये कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। यानी कल को अगर मान लो कोई पर्सन इस तरह से इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता तो कोई भी जो है इस चीज़ को लेके जो है सुप्रीम कोर्ट के पास या कोई भी जुडिशरी के पास नहीं जा सकता कि इस पर्सन ने अपनी इस ड्यूटी को जो है बेसिकली अपनाया नहीं, उसने काम नहीं किया। यानी कल को अगर मान लो कोई पर्सन रिवर्स को गंदा कर रहा है तो हम उसे बेसिकली डांट सकते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे कि उसकी ड्यूटी थी रिवर को क्लीन करने की, उस पर कोई मतलब उसकी उस पर्टिकुलर ड्यूटी को फुलफिल ना करने के लिए हम उसको जुडिशरी पे नहीं लेके जा सकते, उस पर केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तरह का सिर्फ आप देख सकते हो फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन ही है, इससे ज़्यादा ऐसे कोई भी लीगल फोर्स नहीं दी रखी है।
अब हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि इसको बेसिकली ऐड किया गया था पार्ट 4A में। तो मेन रीज़न ये था क्योंकि हमारा जो DPSP है, जैसे कि हम जानते हैं, उसको भी पार्ट 4 में रखा हुआ है और इसको पार्ट 4A में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इसमें रखने का मेन पर्पस यही था क्योंकि हमारा DPSP भी नॉन जस्टिशिएबल है, कोई लीगल फोर्स नहीं है। सिमिलरली जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। यानी कल को अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो उसको जुडिशरी में नहीं ले जाया जा सकता इस बेसिस पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने इस बात की रिकमेंडेशन दी थी कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को होना चाहिए, तो उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया था। बट हम देख सकते हैं कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस थी जो कमेटी ने दी, बट हमारी जो उस समय कांग्रेस पार्टी थी गवर्नमेंट में, उन्होंने उन ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कौन सी 3 ड्यूटीज़ थी जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties। यानी कि उस समय जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने इस बात के लिए बोला था कि पार्लियामेंट के पास बेसिकली पावर होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को नॉन कंप्लाइंस करता है, रिफ्यूज़ मना कर देता है कि उसे अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करनी, तो उस केस में पार्लियामेंट चाहे तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है, कोई पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ रखने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था। बट क्योंकि हम जानते हैं जिस समय इमरजेंसी हुई थी 1975 से लेकर 77 तक, तो क्योंकि जो कांग्रेस थी उसके कारण इमरजेंसी आई थी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को उसकी मतलब लोगों के मन में उस इमरजेंसी को ना रखे, इसलिए उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, ये दिखाने के लिए कि आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने के लिए जो है कांग्रेस चाहती थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दें कि आपको पता देश के प्रति आपका पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये सारी ड्यूटीज़ वो ऐड करना चाहते थे। बट अगर ये ड्यूटी ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज़ होता कि एक तो आप फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर रहे हो, ऊपर से अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता तो आप उसके लिए पनिशमेंट दे रहे हो। तो ये सोचकर कांग्रेस पार्टी ने इसको ऐड नहीं किया, इस रिकमेंडेशन को नहीं माना। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है वो नॉन जस्टिशिएबल है, बिकॉज अगर कल को कोई इसको रिफ्यूज़ करने से मना कर देता है, इसको इन ड्यूटीज़ को अपनाता नहीं है, तो उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी और पनिशमेंट नहीं लग सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने वही कहा था, तो इसमें बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर मान लो कल को कोई एक लॉ आता है जो बेसिकली आप पे इम्पोज करे पेनल्टी और पनिशमेंट, ठीक है, कि बेसिकली अगर कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं फॉलो करेगा तो उसको एक पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी। तो कल को अगर ऐसा कोई लॉ इम्पोज करता है कोई पेनल्टी या पनिशमेंट, तो उसको इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कोर्ट पे कि वो पर्टिकुलर लॉ जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है, यानी वॉयलेट कर रहा है, या फिर किसी भी ऐसे प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस बेसिस पे कोई भी पर्सन जो ये सुप्रीम कोर्ट पे जाके नहीं कह सकता कि जो गवर्नमेंट जो लॉ लाई है जिसमें बोला गया है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते तो आपको पेनल्टी मिल सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है, तो आप इस बेसिस पे जुडिशरी के पास नहीं जा सकते कि आपका इससे फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंच रहा है, फिर कोई भी प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको फॉलो करने से मतलब रोका जा रहा है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो थी बेसिकली बोला गया था कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। तो ये ड्यूटी जो है बेसिकली कांग्रेस को ऐड करनी चाहिए थी, बट आई डोंट नो कि किस रीज़न की वजह से जो है इसको नहीं ऐड किया गया। पहले जो 2 रीजन है उसमें चलो मान सकते हैं कि गवर्नमेंट इस बात से डरी हुई थी कि ऑलरेडी इमरजेंसी लगी हुई है, सब जनता जो ऑलरेडी कांग्रेस से काफ़ी परेशान है इंटरनल इमरजेंसी लगने से, तो अगर वैसे भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ऐड कर दिया, बट अगर उसको जस्टिशिएबल बना देते, कहीं ना कहीं उसको पनिशमेंट दे देते किसी पर्सन के लिए कि अगर जो फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करेगा उसकी पनिशमेंट होगी, तो लोग और ज़्यादा जो है कांग्रेस गवर्नमेंट से परेशान हो जाते, ठीक है। तो वो 2 रीज़न समझ में आता है कि क्यों मतलब कांग्रेस ने इसको उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। बट जो थर्ड रीज़न है जहाँ पे बोला गया ड्यूटी टू पे टैक्सेस एक तरह का फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए थी हर एक सिटीजन्स की, तो ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो एक ज़रूरी था कि इस तरह की ड्यूटी हर एक सिटीजन्स के ऊपर बेसिकली उन पर अप्लाई की जाए, बिकॉज आज की डेट में भी बहुत से लोग हैं जो टैक्स देने में जो है बहुत ज़्यादा आनाकानी करते रहते हैं। तो उस समय ये चीज़ ऐड होती तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन होता है कि इसको उन्हें करना ही करना है। बट फिर भी अगर हम देखें कि इस तरह की चीज़ें अगर उसमें कोई भी मतलब इसको लीगल फोर्स नहीं दे रखा, तो लोग अभी भी जो है अपनी ड्यूटी को अच्छे से फॉलो करते नहीं, बिकॉज उन्हें पता है कि कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट तो इसके लिए है नहीं, तो करो ना करो बात एक बराबर ही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहले हम फीचर की बात करते हैं कि बोला क्या है कि सम ऑफ दी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो एक तरह का मोरल ड्यूटी है और कुछ जो है एज अ सिविक ड्यूटी की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे चेरिश करना नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल में जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जिन जिन लोगों ने एक सेक्रीफाइस किया है हमारे देश को बचाने में, तो उन आइडियाज़ को हमें हमेशा फॉलो करना, हमेशा अपने दिमाग में अपने अपनी वैल्यूज़ के अंदर रखना है कि ये जो आज हम जी रहे हैं, जिस तरह की फ्रीडम आज हमारे पास है, वो हमारे जो है फोर फादर्स ने हमें दी है, ठीक है। अगर वो इस तरह का सेक्रीफाइस नहीं करते, इस तरह का बलिदान नहीं करते, तो आज हमें ये फ्रीडम नहीं मिलती, ठीक है। तो इस चीज़ की जो वैल्यू है, एक मोरल ड्यूटी है, एक लोगों के अंदर होनी चाहिए, तो ये एक तरह का शो करता है कि ये पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह का मोरल ड्यूटी शो करता है। सिमिलरली नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, ये एक तरह का सिविक ड्यूटी बनाता है कि आप एक सिविलियन हो इस कंट्री के, तो क्योंकि आप एक सिविलियन हो आपको पर्टिकुलर राइट्स भी दिए गए हैं, तो राइट्स के साथ साथ आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप इस देश का सम्मान करें, जिस देश ने आपको इतने सारे अधिकार दिए हैं, इतना सम्मान दिया है, अब आप उस देश के जो नेशनल फ्लैग है, उस देश का जो नेशनल एंथम है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट फीचर है
कि बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो एक तरह का क्या एक वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ठीक है, माइथोलॉजी, रिलीजियस एंड प्रैक्टिसेस। यानी हमने जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो जो चीज़ें रखी हैं उनकी जो वैल्यूज़ है कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेडिशन था, जो हम फॉलो करते थे, एक माइथोलॉजी को हम फॉलो करते थे, हमारा जो रिलीजियस बिलीफ था, प्रैक्टिसेस थी, उन्हीं चीज़ों को हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी में जगह दी है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ था कि हमें हारमोनी के साथ रहना है, एक ब्रदरहुड की फीलिंग बना के रखना है। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ रेफर करता है टू सच वैल्यूज़ विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी, रिलीजियस और प्रैक्टिसेस। यानी इंडिया में जो जो ट्रेडिशंस थे, जो मैथोलॉजीज़ थी, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, जो हम लोग फॉलो करते थे, उन्हीं चीज़ों को जो एज अ फंडामेंटल ड्यूटी बना के हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटी थी जहाँ पे बोला गया था कि हमें हारमोनी को प्रमोट करना है, ब्रदरहुड की फीलिंग जो है हम एक दूसरे इंडियंस के बीच में हमें रखना है, चाहे हम रिलीजियसली, लिंग्विस्टिकली, रीजनली, सेक्शनली कितनी भी डाइवर्स क्यों ना हो, हमारे अंदर वो जो ब्रदरहुड की फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आनी ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो हेल्प करेगी इंडिया को यूनाइट करने में। और क्योंकि जब तक हम इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की हम जो बात करते हो तब तक नहीं आ सकते जब तक आपके अंदर जो है ब्रदरहुड की फीलिंग ना हो। अगर आप एक दूसरे के प्रति जो है आप सम्मान नहीं दोगे, उनकी उनकी इज्जत नहीं करोगे, तो कैसे आप एक दूसरे को इक्वल समझोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो जो प्रैक्टिसेस इंडिया फॉलो करता था पुराने टाइम में, उन चीज़ों को हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जगह दी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बोला गया है कि कैसे हमें अपने रिच हेरिटेज को, जो हमारी वैल्यूज़ है, उन्हें प्रिजर्व करके रखना है। जो कल्चर हम फॉलो करते थे, ठीक है, जो पुराने टाइम से हम फॉलो करते हैं जो कल्चर, उन कल्चर को जो हमें बचा के रखना है, उसको डिग्रेड नहीं होने देना है। यानी कल को भले ही हम कितने भी एडवांस हो जाएँ, हमारी जनरेशन्स कितनी भी आगे पहुँच जाएँ, हम कितने भी मॉडर्न हो जाएँ, हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो वैल्यूज़ है, वो हमारी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड बोला गया है कि इन अदर वर्ड्स दे एसेंशियली कंटेन जस्ट अ कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, कि वो बेसिकली कोडिफिकेशन कर दिया उन टास्क का, मतलब वो सारे काम जो इंडियन वे ऑफ लाइफ यानी जो हम अपनी अपनी दिनचर्या में करते रहते थे, उन सारे टास्क को एक तरह से कोडिफाई करके जो है फंडामेंटल ड्यूटी में रख दिया है। क्योंकि देखो ना, मतलब एक दूसरे की मतलब रिस्पेक्ट करना, अपने हेरिटेज को बचा के रखना, कल्चर को बचा के रखना, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। मतलब अगर कोई हमें बोलेगा भी नहीं फिर भी हम करेंगे। हम हमेशा जब भी कोई फेस्टिवल आएगा, चाहे होली हो, दिवाली हो, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मनाना नहीं बनाना। ये हमारे अंदर हमारी वैल्यूज़ है, हमारे हमारे कल्चर के प्रति हमारी इज्जत है कि हम उसे सेलिब्रेट करेंगे ही। अगर कोई भी गॉड की पूजा करना है तो एक पर्टिकुलर मतलब बेसिकली जैसे मतलब कोई भी त्यौहार है, जैसे बेसिकली शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में शिव की पूजा करना है, तो इसके लिए हमारे ऊपर कोई मोरल ड्यूटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इस भगवान की पूजा करनी ही करनी है। नो, ये वैल्यूज़ जो है कल्चर के प्रति हमारे अंदर है, और क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं बस कोडिफाई करके जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डाल दिया है, इसलिए यही चीज़ जो है बोली जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बेसिकली एक्सटेंड की गई है टू ऑल दी पर्सनस वेदर सिटीजन्स हो या फॉरनर्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन्स और फॉरनर्स दोनों को मिले हैं। बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए ही है, कोई भी फॉरनर्स के लिए नहीं है। बिकॉज क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है एज अ इंडियन हम हैं, क्योंकि इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें। कल को अगर मान लो कोई फॉरनर आता है, वो भले ही हमारा नेशनल एंथम गाने से मना कर दे या फिर उसकी इज्जत ना करे, तो हम बेसिकली इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। बट क्योंकि हम इस कंट्री का पार्ट हैं, तो इसलिए एज अ सिटीज़न हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन सारी ड्यूटीज़ को फॉलो करें। नेक्स्ट ये बताया गया है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है, चाहे सिटीजन्स हो या फॉरनर्स हो, ठीक है। बट हमें क्या याद रखना है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है, फॉरनर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट फीचर कहता है कि जो DPSPs हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे DPSPs थे जो नॉन जस्टिशिएबल थे, उसी तरह हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी नॉन जस्टिशिएबल है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके डायरेक्ट इन्फोर्समेंट जो है बेसिकली कोर्ट में प्रोवाइड नहीं किया। यानी कोई भी पर्सन अगर अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली ये नहीं कह सकते कि आप इसे पनिशमेंट दो, कि पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को इसने नहीं माना है, ठीक है। यानी कि कोई भी लीगल सेंक्शन नहीं है अगेंस्ट देयर वॉलेशन। अगर इनका कोई वॉलेशन भी करता है तो कोई लीगल सेंक्शन नहीं दे रखी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल को मान लो कोई पर्सन कुछ भी गलत करे, मान लो इंडिया की जो इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो बेसिकली पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी। बेसिकली पार्लियामेंट बेसिकली फ्री है इन्फोर्स करने के लिए उन सभी को थ्रू लेजिस्लेशन। यानी अगर मान लो कल को पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ ले आए कि जो भी पर्सन इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हम यही सजा देंगे, इतनी इतनी साल की जो सजा होगी। तो पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी के वॉयलेशन के लिए उसको इन्फोर्स करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या कोई भी जुडिशरी नहीं जा सकते। बट कल को उन ऐसी ड्यूटीज़ को जो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, अगर पर्टिकुलर पार्लियामेंट अगर लॉ बना के कहीं ना कहीं ये कह दे कि उस पर्टिकुलर ड्यूटी को जो फॉलो नहीं करेगा उसको बेसिकली इस चीज़ की सजा हो सकती है, तब जुडिशरी जो उस पर एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी के
वॉयलेशन पे कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, बट पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही अलग से, ठीक है, कि एक कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी जो वॉयलेशन हो रहा है उस पर बेसिकली जो है अगर कोई वॉयलेट करता है तब जाके जुडिशरी जो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे हमने अपनी फीचर्स कंप्लीट कर लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो कुछ क्रिटिसिज्म किया गया है इनका, तो वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रिटिसाइज़ किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस बेसिस पे किया गया है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बेसिकली जो है नॉन एग्जॉस्टिव है। क्यों नॉन एग्जॉस्टिव है? बिकॉज ये कवर नहीं करती है कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को, यानी कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जिसे स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इसको बेसिकली पार्ट होना चाहिए था फंडामेंटल ड्यूटी का, जैसे बेसिकली पेइंग टैक्स, ठीक है, ये टैक्स पे करना ज़रूरी है जो कि हमारे हर एक नागरिक को, और ये पर्टिकुलर ड्यूटी भी उसमें होनी चाहिए थी। साथ साथ कास्टिंग वोट, ठीक है, वोट देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। आजकल हम देखते हैं जब भी इस तरह के इलेक्शंस होते हैं तो बहुत से लोग जो है वोटिंग डे को एक तरह का हॉलीडे बना देते हैं और अपने घर में रेस्ट करते हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जाना भी है वोट देने नहीं जाना, बिकॉज उन्हें लगता है उनकी कोई वोट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, खासकर फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें भी जो एक तरह का ड्यूटी होनी चाहिए थी, फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इसको रखा जाना चाहिए था। बिकॉज कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक मदर की हेल्थ के लिए भी, और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो कहीं जहाँ पे आप एक से ज़्यादा बच्चे अगर पैदा कर रहे हो तो आपके पास इस चीज़ का बेसिकली फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतना होना चाहिए कि आप उन बच्चे को अच्छे से हेल्थ प्रोवाइड कर सको, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सको। अगर आपके पास खुद इतने रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे आप इतने पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हो? बिकॉज अगर आप बेसिकली अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो ये बर्डन जो है एक पेरेंट्स के ऊपर भी बनेगा और आगे जाके एक बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर भी बर्डन बनेगा। तो ये बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ थी जिसे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर होना चाहिए था, बट इसे रखा नहीं गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन एग्जॉस्टिव है। नेक्स्ट इस बात में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी वेग हैं, एम्बिगुअस है, डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन मैन, यानी जो कॉमन मैन है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा ये समझना जो वर्ड्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम देखेंगे नोबल आइडियाज़, एक फ्रेज़ यूज़ किया है, कंपोजिट कल्चर है, साइंटिफिक टेम्पर है। तो इसमें बेसिकली अच्छे से मेंशन नहीं कर रखा कि किस साइंटिफिक टेम्पर की बात करें, मतलब कैसा साइंटिफिक टेम्पर होना ज़रूरी है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लोगों के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपोजिट कल्चर। इंडिया में आप देख सकते हो कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, कितने सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, क्या क्या नहीं, तो वो किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर नोबल आइडियाज़, यानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जो आइडियाज़ थे जिन्होंने हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प करी है। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ हमारे गांधी जी थे जो कि नॉन वायलेंस पे बेस्ड आइडियाज़ पे जो है वो चाहते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, जो नॉर्मली सत्याग्रह के रास्ते में चलने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ हम भगत सिंह को देख सकते हैं जिनका मकसद बेसिकली सिर्फ हमारे देश में आज़ादी को लाना था, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना था, भले वायलेंस से आए या नॉन वायलेंस से आए, ठीक है। तो किन नोबल आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे बेसिकली बताया गया, ये मेंशन बेसिकली नहीं किया गया अच्छे से। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म बेसिकली किया गया है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं जो है नॉन जस्टिशिएबल उनका करेक्टर है, यानी आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो दे दी, बट क्या फ़ायदा उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कि कल को अगर मान लो कोई इसको वायलेशन भी करते हैं तो वो कोई पर्सन बेसिकली इस वायलेशन के लिए जुडिशरी के पास नहीं जा सकता, ठीक है। और क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और रिकमेंड भी किया था कि इस फंडामेंटल ड्यूटी को आप पेनल्टी वाइज बनाइए, पनिशमेंट दीजिए, सो दैट ये लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो सीरियसली फॉलो करें, ठीक है। बट इस रिकमेंडेशन को जैसे कि हमने देखा कांग्रेस कमेटी ने मानने से मना कर दिया, तो इस बेसिस पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म अगर हम देखें तो बोला गया है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटी एक तरह का सुपर फ्लोज है, ठीक है, मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं है, बेफालतू में इसको रखा हुआ है। क्यों? दिस इज बिकॉज द ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म्ड बाय द पीपल इवन दो दे आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोला हुआ है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी हुई हैं इसलिए रखी हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, जबकि हमारा मेन काम ये होना चाहिए था कि हम बेसिकली इस चीज़ पे जोर दें कि अगर हमारा कल को कंट्री डेवलप्ड होता है और ज़्यादा एडवांस होता है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका मेंटालिटी चेंज होगी, उनके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तो खुद से वो अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे। तो इसलिए आपको अलग से ड्यूटीज़ को, अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की क्या ज़रूरत थी? आपको करना ये चाहिए था कि अपने देश को एडवांसमेंट के लिए आप काम करते, लोगों को बेसिकली लोगों का जो मेंटालिटी है, उनकी जो सोच है उसको इंप्रूवमेंट के लिए काम करते। उसके बाद क्या होता है कि लोग अपने आप से, उनके अंदर जो मोरल वैल्यूज़ है वो खुद से जागती कि उन्हें अपने देश के लिए कैसे कैसे जो है काम करने हैं, कि देश का नेशनल फ्लैग की बेसिकली रिस्पेक्ट करनी है, अपने फ्रीडम फाइटर्स के लिए उन्हें बेसिकली उनके मोरल आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे साइंटिफिक टेम्पर बना के रखना है, कैसे जो एक पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों, मतलब 6 से 14 साल के तक एज के बच्चों को जो है स्कूल भेजें। तो ये सारी चीज़ें हम मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमें अपने लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं हमने उसको इस काबिल ही नहीं समझा है कि वो इन सबको परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इसलिए एक ड्यूटीज़ डाल के हमने बस ऐड कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बट हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए था, एक इन्वायरमेंट उस तरह से होता जहाँ पे लोग खुद से इस चीज़ों को
फॉलो करते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि भले फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ना हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो आज भी अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के जो है नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में डाल रहे हैं कि मतलब कुछ भी रोजगार करे, थोड़े बहुत पैसे लेके आए, ठीक है। तो कहाँ गई उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़? जब तक हमारा देश एडवांस नहीं होगा, जब तक हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छे से नहीं होगा, तब तक उनके मन में कभी ये चीज़ नहीं आ पाएगी कि कैसे हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना है। तो कोशिश ये करनी है कि हम अपने देश के लोगों को इतना एजुकेशन प्रोवाइड करें कि वो खुद से रियलाइज़ हो उनके अंदर कि उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, रादर देन कि कोई उन पर इम्पोज करे कि आपको ये चीज़ करनी है अपने देश के लिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इस बात का किया जा रहा है कि क्रिटिक्स का कहना है कि जो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिसे हमने पार्ट 4 में ऐड करा है, तो कहीं ना कहीं हमने पार्ट 4 में ऐड करके उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, उसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। यानी हमें उसको बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना चाहिए था। यानी फंडामेंटल राइट जो कि हमारे पार्ट 3 में है, उसी पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड करना चाहिए था, सो दैट उसकी वैल्यू जो है बनी रहे। जिस तरीके से आप देखते हैं कि पहले लोगों को पता चलता है कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, फिर उन्हें पता चलता है उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। और क्योंकि एक जस्टिशिएबल भी होता, जिस तरह से फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी केस में भी होता। बट क्योंकि आपने इसे डीपीएसपी के साथ जो है पार्ट 4 में डाल दिया है, तो वहीं पे हम कह सकते हैं उसकी जो वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस जो है कम हो गई है। तो ये सारे जो क्रिटिसिज्म है कहीं ना कहीं जो है क्रिटिक्स ने किए हैं, बट हम पूरी तरह से इस पर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी बात जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सबको परफॉर्म करना नेसेसरी है, ठीक है। बट क्योंकि ये डायरेक्टली इम्पोज करना हर एक नागरिक पे सही नहीं है, बिकॉज उनका मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है। बट देखा जाए कि अब पार्लियामेंट के ऊपर है कि कल को अगर उन्हें लगता है कि कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है और उसका कोई वॉयलेशन कर रहा है जो कि गलत है, तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लॉ लगा के वो उसको पनिशेबल बना सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो इसमें हम देखेंगे कि भले ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है जस्टिसेबल ना बनाया गया हो, भले ही उसका कितना भी क्रिटिसिज्म क्यों ना किया गया हो, बट ओवरऑल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत सिग्निफिकेंट है हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, ठीक है। तो सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी यही बात बोलता है कि ये एक तरह का रिमाइंडर है सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप जैसे कि हम सिटीजन्स जो अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं, तो साथ साथ हमारा ये कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें अपनी ड्यूटीज़ को भी फॉलो करना है। यानी कि हमारी कंट्री ने हमें जो राइट्स दी हैं, तो उसके बदले में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ फॉलो करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे सिटीजन्स को रिमाइंड करवाती है कि आपको एक देश का अच्छा नागरिक बनना है। और कोई भी देश का अच्छा नागरिक कब बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि उसके पास राइट्स है, इसके लिए भी बनेगा कि उसको अपने देश की लिए ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। सेकंड बोला गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो सर्व करती है एज अ वार्निंग अगेंस्ट द एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यानी एक तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जहाँ पे आपको अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशंस की रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी सिक्योरिटी करनी है, वहीं अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हो जो कि एंटी नेशनल है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप अपने नेशनल फ्लैग को बर्न कर रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट आपको वार्न करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट में आप इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना, इनको प्रोटेक्ट करना सिखाया जा रहा है, तो आप ये सारी चीज़ें जो कि एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है, वो एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस बताया गया है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सर्व करती है एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ फॉर द सिटीजन्स। यानी एक हर एक सिटीजन्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। एंड प्रमोट करता है सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। यानी एक डिसिप्लिन हमारे अंदर लाता है कि हमें अपने प्रॉपर्टीज़, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, शांति से रहना है। कल को अगर सरकार की कोई भी लॉ के आपको वॉल्यूशन, मतलब सरकार की कोई भी लॉ के अगर आपको अगेंस्ट जाना है, तो आप उसके लिए जो है बेसिकली कुछ और मीडियम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट वो प्रोटेस्ट में आप कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये सब चीज़ें क्या है? डिसिप्लिन है कि भले ही आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करो, उनके जो भी लॉज ला रहे हैं उनके क्रिटिसाइज़ करो, बट उनको क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ आपको ये काम नहीं करना है कि आपको भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो एक डिसिप्लिन होना, एक कमिटमेंट होना, एक इंस्पिरेशन होना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से हमें पता चलता है कि आपका जो नेशनल गोल है वो रियलाइज़ करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो कहता है कि अगर मान लो कोर्ट को एग्जामिन करना हो, ठीक है, यानी अगर मान लो कल को कोई लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को बेसिकली तोड़ेगा प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसको बेसिकली पेनल्टी बेसिकली झेलनी पड़ेगी, या फिर कोई भी पनिशमेंट जो है 3 महीने 4 महीने जो भी पनिशमेंट है वो मतलब वो पनिशमेंट को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो कल को अगर मान लो कोई सिटीज़न जो इंडिया का, वो उसने प्रोटेस्ट पे गया, प्रोटेस्ट में जाके उसने जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी स्कूल्स की बिल्डिंग जो थी उन्हें तोड़ फोड़ के कर दी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब की है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि एक लॉ बनाया था, अब क्योंकि उसने एक लॉ का वायलेशन किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। बट अगर वो पर्सन अगर मान लो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जाते कह के कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो उसको वायलेशन किया गया है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, भले ही ये चीज़ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखी हुई थी कि आपको अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को जो है प्रोटेक्ट करना है, तो डायरेक्टली बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको इस चीज़ के ऊपर एड्रेस नहीं किया है कि आपने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, बिकॉज वो तो एक जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। बट क्योंकि पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बना दिया जहाँ पे आप कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी चीज़ के कारण तोड़ते हो तो आपको उस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या है, कोई भी लॉ की जो वैलिडिटी है उसको चेक करने के लिए वो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हेल्प ले सकता है।
यानी जब भी कोई ऐसा पर्टिकुलर लॉ के अगेंस्ट अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, तो उसको अगर जब उसकी छानबीन करनी है, तो जो वहाँ पे जजेस बैठे होंगे वो इस चीज़ का रेफरेंस भी लेंगे कि ये चीज़ फंडामेंटल ड्यूटी में है या नहीं, कि फंडामेंटल ड्यूटी का यहाँ पे वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था, रूल दैट इन डिटरमाइनिंग, मतलब 1992 में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी लॉ की चेक करनी पड़ेगी, तो कोर्ट जो है बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी का रेफरेंस ज़रूर लेगा। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है, इफ़ अ कोर्ट फाइंड दैट अ लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटी, जो पर्टिकुलर लॉ है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट दे रहा है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो इट में कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल माना जाएगा, और उस केस में जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को रिलैक्स कर दिया जाएगा, एंड उस लॉ को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर मान लो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी अगर इंपॉर्टेंट है पूरे कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में, यानी पूरी जो पब्लिक जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसको लाने के लिए बेसिकली अगर मान लो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को रिलैक्स भी करना पड़े तो वो किया जाएगा, और उस लॉ को बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली नहीं कहा जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल से बचाने के लिए उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, यानी पूरी कम्युनिटी के लिए वो ज़रूरी है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस बताया गया है कि ऑल्दो फंडामेंटल ड्यूटी अपने आप में इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब वो नॉन जस्टिसेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी पर्टिकुलर लॉ ला के इसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट ला सकती है अगर मान लो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया जाता तो। ठीक है, तो नॉर्मली वो फंडामेंटल ड्यूटी को बेसिकली जस्टिसेबल नहीं बनाएगी, वो पर्टिकुलर एक लॉ लाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि कैसे अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई नुकसान करता है, कोई स्कूल की बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल को तोड़ता है, तो एक पर्टिकुलर लॉ ला के उस पर्सन को जो है पेनल्टी या पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, तो ये पावर हमारी पार्लियामेंट को दी गई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भली फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कितना क्रिटिसिज्म किया गया है कि वो नॉन जस्टिसेबल है, उसमें इतनी सारी वेग टर्म्स लिखी हुई हैं, बट फिर भी इसका सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारे सिटीजन्स को ये रियलाइज़ करवाता है कि उनकी मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, किस तरीके से उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनना ज़रूरी है हमारे देश को बेसिकली आगे ले जाने के लिए। जिस तरीके से हम अपनी राइट्स को इन्जॉय करते हैं उस तरह से हम अपनी ड्यूटीज़ को भी हमें इन्जॉय करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। तो वर्मा कमेटी ने बेसिकली ये ऑब्जर्वेशंस दी है कि भले ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते डायरेक्टली, वो जस्टिसेबल नहीं है, बट फिर भी कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जिससे इंप्लीमेंट किया जाएगा फॉर सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। यानी अगर कल को वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वॉयलेट किया जाता है तो पार्लियामेंट ने उसको उसके इन्फोर्समेंट के लिए अलग से लॉ बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में पार्लियामेंट लेके आई थी। अगर मान लो कोई भी पर्सन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने नेशनल फ्लैग का या नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको इस लॉ के तहत जो है पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे पहली ड्यूटी यही थी कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने नेशनल एंथम को जो है रिस्पेक्ट करनी है। बट क्योंकि वहाँ पे आप भले आप उस ड्यूटी को अच्छे से फॉलो ना करो, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ना फॉलो करने की वजह से आप पे सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा। बट इस पर्टिकुलर लॉ के तहत, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत अगर मान लो आपने डिसरिस्पेक्ट करी तो आपको फिर इस एक्ट के थ्रू जो है पनिशमेंट दे सकती है सरकार। ठीक है, यानी जुडिशरी जो है इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, जो भी प्रोविजंस यहाँ पे लिखे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रिमिनल लॉज एंड फोर्स प्रोवाइडेड टू पनिशमेंट फॉर इंकरेजिंग एंटिमिटी, यानी कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा था कि आपको हार्मनी बना के रखना है, हर एक रीजनल डाइवर्सिटी जितनी हो, रीजन वाइज डाइवर्सिटी कितनी हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ कितनी हो, उनके बीच में आपको हार्मनी बना के रखना है। अगर मान लो कल को कोई भी ऐसा सेक्शन जो है ग्रुप का जो आपस में एक दूसरे को लड़वा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सो ऑन, तो इस तरह की अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी कोई भी पर्सन करता है जहाँ पे दो ग्रुप के लोगों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, तो उस केस में जो है बेसिकली उस पर पनिशमेंट लगा सकती है सरकार। ठीक है, इसके रिलेटेड जो है कुछ क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं क्योंकि उस एक्टिविटी को क्रिमिनल लॉ के अंदर बेसिकली देखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो पहले इसको अनटचेबिलिटी एक्ट माना जाता था, उसके बाद इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट मान लिया गया। तो इसमें बेसिकली बताया ये गया है कि आपको अगर मान लो कोई भी एक ऐसा ऑफेंस आप करते हो, किसी कास्ट को बेसिकली किसी कास्ट के अगेंस्ट आप कुछ बोल देते हो, किसी रिलीजन की बेसिकली आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो उसके थ्रू जो आपको इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक्ट जितने भी आए हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आईपीसी देखते हैं, तो आईपीसी जो आई था तो उसने डिक्लेयर किया था इम्पुटेशन एंड असर्शन प्रिजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंस, यानी अगर मान लो कोई भी पर्सन अगर नेशनल की इंटीग्रिटी यानी हमारे जो नेशन की इंटीग्रिटी है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा, और क्योंकि वो एक ऑफेंस है तो उस आईपीसी के तहत जो है पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। तो ये बेसिकली एक्ट लाया गया था बिकॉज कहीं ना कहीं हम देखते हैं यूएपी एक तरह का एक्ट है जहाँ पर अगर मान लो कोई भी कम्युनिटी किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ जो कुछ बोलती है, कुछ भी एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी जो है आपस में जो दंगा फसाद करती है, या रिलीजन को बेसिकली टारगेट किया जाता है, माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है, तो कोई भी अनलॉफुल एसोसिएशन अगर इस तरह का काम करेगी, कोई कम्युनल राइट्स फैलाने की कोशिश करेगी सोसाइटी में, तो उसे यूएपी के तहत जो है बेसिकली अरेस्ट किया जाएगा, पनिशमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बेसिकली कहता है इट प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस। यानी अगर मान लो कोई भी एमपी हो या एमएलए हो, उसने जब भी इलेक्शन में खड़ा होना है तो इस बेसिस पे खड़ा होना है कि उससे सभी लोगों के लिए इक्वल काम करने हैं, ठीक है। यानी वो अपने इलेक्शन में खड़े होने के लिए इस बेसिस पे लोगों से वोट नहीं मांग सकता कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का हूँ तो इस रिलीजन के लोग ही मुझे वोट दें, या फिर मैं इस रिलीजन के लिए ही काम करूँगा क्योंकि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। तो इस तरीके से अगर रिलीजन को ध्यान में रखकर या फिर कोई कास्ट को ध्यान में रख के, कोई रेस, कोई लैंग्वेज, इन सब की बेसिस पे कोई भी वो इलेक्शन में खड़े होकर कोई भी वोट नहीं मांग सकता। अगर फिर भी वो इस तरीके से वोट मांगता है तो उसे बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उससे करप्ट प्रैक्टिसेस मानी जाएगी और उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है इलेक्शन लड़ने से बेसिकली रोका भी जाएगा और उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी लाया गया है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बेसिकली बात करता है कि अगर मान लो कोई भी इलीगल ट्रेड कर किया जा रहा है आपका रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, तो ऐसी स्पीशीज़ जो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, इंडेंजर्ड कैटेगरी की हैं, अगर कोई इसका इलीगल ट्रेड कर रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो उससे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू सजा मिलेगी। सिमिलरली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया था जो चेक करता है इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रहा। मतलब अगर मान लो कोई है जहाँ पे जंगलों को जलाया जा रहा है, जंगलों को कटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इस एक्ट के थ्रू एक वायलेशन माना जाएगा। एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक गलत प्रैक्टिसेस के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा और इस एक्ट के थ्रू से पनिशमेंट भी दिलाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ रहे थे तो उनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि हमारे मतलब कंट्री में अगर मान लो ड्यूटीज़ को अगर हम फॉलो ना भी करें तो कुछ नहीं होगा। तो भले ही आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो उसमें लिखी हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेशन के तहत उस फंडामेंटल ड्यूटी की वजह से जो आपको कोर्ट में ना पनिशमेंट मिले, बट क्योंकि पार्लियामेंट कह सकते हैं इतनी स्मार्ट है कि उसने बेसिकली इतने सारे एक्ट बना के कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया है। यानी अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, भले ही आपको उस फंडामेंटल ड्यूटी के डायरेक्ट वायलेशन से आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई पनिश नहीं कर सकता, बट पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू जो आपको पनिश किया जा सकता है। सिमिलरली अगर आप कोई भी वाइल्ड लाइफ, कोई एनिमल है, कोई है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो तो उस पर्टिकुलर फंडामेंटल ड्यूटी को आप वायलेट कर रहे हो, इस बेसिस पे आपको सजा नहीं होगी। बट क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर एक्ट को, जो कि वाइल्ड लाइफ बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को वॉलेट किया है, उसको बेसिकली आपने उसमें जो भी प्रोविजंस थे उसको आपने बेसिकली इलीगल ट्रेड किया है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ्स का, तो आपको सजा हो सकती है। तो इन सब एक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक लीगल फोर्स जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मिल चुका है। तो हमने इस वीडियो में अपना जो है इस चैप्टर को फिनिश कर दिया है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक ही वीडियो में हमने इसे कवर कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर से कुछ MCQs हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट करता है टू द प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो आपको बताना है कौन सा नंबर का आर्टिकल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देख सकते हो, तो लिखा हुआ है पहला, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल। नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़ एंड टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सी इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। पहला, हैव ऑलवेज बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या वो हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट था। हैव बीन एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट, आर मैंडेटरी ऑन ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नॉट बीन एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग अमंग्स द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नहीं है आपको बतानी है। तो वही सब चीज़ें इसमें लिख लिखी, आप एक बार अच्छे से पढ़ के इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, जहाँ बोला गया फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ, तो किसकी रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था आपको बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन सी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से ऐड किया गया है, तो वो आपको बताना है। जैसा फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। सेकंड है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। थर्ड इज टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म। तो कौन सा इंक्लूडेड है यहाँ पे वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ रिमाइंडर टू, पहला, द स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटीज़ कन्फर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपरली, एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, द लेजिस्लेट टू मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो किस बेसिस पे बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था, क्या चीज़ रिमाइंड करने के लिए, वो आपको बताना है। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन सी इनमें से फंडामेंटल ड्यूटी है वो बताना है। पहला, टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। सेकंड, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम।
थर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. फोर्थ इज़ टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, कंपोजिट कल्चर. फिफ्थ इज़ टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट. तो करेक्ट कौन सी है वो बतानी है. पहला है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट जुरिडिक्शन. सेकेंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन. थर्ड इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकेम अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी. फोर्थ इज द फंडामेंटल ड्यूटी आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया. तो आपको इसमें बताना है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. पहला टू बी ट्रूथफुल ऑफ वंस ड्यूटी, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग, टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. तो इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है तो वो आपको बताना है. तो यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म होते हैं एंड यहाँ पे 3 आपको प्रैक्टिस करने का मेंस के क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट मेड इन्फोर्सेबल बाय रिट ऑफ कोर्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स. यानी जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए आपके पास जुडिशरी है, जुडिशरी के पास आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, वहाँ पे रिट इशू कर सकता है जुडिशरी. बट वो चीज़ आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में आपको नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है. बट दे आर फंडामेंटल टू ऑल द वेलबींग ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स. बट फिर भी हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल होने के बावजूद भी वो एक तरह का फंडामेंटल नेचर शो करती है. क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स द वेलबींग ऑफ सोसाइटी इंडिविजुअल. हर एक सोसाइटी में उसको अच्छा बनाने के लिए, उस इंडिविजुअल को वहाँ पे अच्छा बनाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. तो आपको इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है. नेक्स्ट है कि राइट्स विदाउट ड्यूटी विल लेड टू एनार्की. एनालाइज द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिलेवेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन प्रेजेंट टाइम. यानी कि राइट्स तो आपने दे दी अपने सिटीजन्स को बट आपने कोई ड्यूटी नहीं दी. अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो एनार्की बेसिकली क्रिएट हो सकती है. ठीक है. और आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की क्या रिलेवेंस है, कैसे आप बेसिकली देखते हो, किस तरीके के लॉज बेसिकली लाए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो सब चीज़ें आपको बताना है. थर्ड है द मोरल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वुड बी नॉट टू बी स्मूदर rights but to establish a democratic balance by making the people conscious for their duties equally as they are conscious for their right. ठीक है. तो वही चीज़ बोली गई है कि मोरल वैल्यू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भले वो इतनी ज़्यादा स्मूद ना हो बट एक तरह का डेमोक्रेटिक बैलेंस बनाने के लिए, लोगों के अंदर एक कॉन्शियस जगाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है. ठीक है. तो इस चीज़ के ऊपर आपको डिस्कस करना है. तो आप इसे अटेम्प्ट करना जितना हो सके, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या तीनों क्वेश्चन को, एंड फिर कल की क्लास में हम इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो हमने इस चैप्टर को जो है इस फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है एंड इसकी PDF आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल में IQ Type ऑफिशियल आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ इसकी PDF आप ले सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, लोगों से साथ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. अगर फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.